गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि आपको 11th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी का नया वीडियो उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो क्लास को वही स्टूडेंट देखें जिन्होंने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ओके, आज का अपना टॉपिक रहेगा एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादपों में पोषण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पादप की प्रकृति है वो होती है स्वयंपोषी, यानी कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों स्वयं बनाता है? क्योंकि पादपों में पाया जाता है हरित लवण, और इस हरित लवण में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए है, हरित लवण क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या करते हैं पादप? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इनका उपयोग करता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का अपने आप स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्वयंपोषी पादप। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, और ये बना भोजन पत्तियों में संचित रहता है। पत्तियों से ये भोजन फ्लोएम के माध्यम से पादप के संपूर्ण भागों को पहुंचाया जाता है, और जाइलम के द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके पादप के समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पादपों में या ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्लोरोफिल हरित लवण का अभाव होता है। तो हरित लवण के अभाव में, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में वह पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तो वो किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर, दूसरे पादपों पर आंशिक रूप से, पूर्ण आंशिक रूप से परजीवी या सजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करके पोषण प्राप्त करता है। कुछ होते हैं आंशिक स्तंभ परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरे पादप के स्तंभ पर परजीवी के रूप में रहते हैं। डेंड्रोफिल विस्पुम। आंशिक मूल परजीवी, यानी कि ऐसे कुछ पादप होते हैं जो पूर्णतः मूल के ऊपर, आंशिक मूल पर परजीवी में रहते हैं। प्रारंभिक स्तर में चंद्र, पर्ण स्तंभ, पर्ण तना परजीवी, अमरबेल। देखा होगा अमरबेल आपने किसी पादप के सारे पहले तने के चारों ओर लपेट दिए, और तने के चारों ओर लपेट दिए, फिर पर्ण और पर्ण से ऊपर होते हुए चली जाती है। तो जहाँ पर पादप के तने में पर्व संधियां पाई जाती है, उस पर्व संधियों से इस अमरबेल की जड़ें उस पादप के अंदर घुस जाती है, वहां से जल खनिज लवणों का अवशोषण करके अपना काम संपादित कर लेती है। पूर्ण मूल परजीवी और सजीवी कुछ ऐसे लेग्यूम पादप हैं जो राइजोबियम जीवाणु के साथ सजीवी संबंध बना करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये बात की अपन ने हरित लवण के अभाव में रहने वाले पादप। तो कुछ परजीवी होते हैं, प्राय जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करती है, पोषण करती है, और कुछ है वो सजीवी संबंध बना करके रहते हैं। हालांकि अधिकांश एंजियोस्पर्म पादप में हरित लवण पाया जाता है, और हरित लवण की उपस्थिति के कारण वे पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस कारण पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है,
या किसी अन्य कारण से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अवशोषण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में ये परजीवी के रूप में दूसरे पर जीवन का निर्वहन करते हैं। ये आंशिक परजीवी या पूर्ण परजीवी है वो हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। आंशिक स्तंभ परजीवी डेंड्रोट्रोफी, आंशिक मूल परजीवी प्रारंभिक स्तर में चंदन, पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल, पूर्ण मूल परजीवी ओरोबेनी, स्ट्राइका, रेफ्लिसिया। सहजीवी कुछ एंजियोस्पर्म पादप जीवों के साथ सहजीविता के रूप में अपना जीवन यापन करते। फॉर एग्जाम्पल मटर कुल के पौधे राइजोबियम के साथ मोनोट्रोपा एक पादप है, वो कवक के साथ अपना सहजीवी संबंध बना करके रखता है। ये तो बात की अपन ने पोषण। अब बात करते हैं जड़ की मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी एवं उसका मॉडिफिकेशन रूपांतर। ठीक है, जड़ की आकारिकी यानी कि जड़ की बाहरी मॉर्फोलॉजी क्या होगी। तो एक ये जड़ की संरचना है। इस जड़ की संरचना में आपको 3 क्षेत्र दिखाई देंगे। पहला परिपक्व क्षेत्र, जिसको कहते हैं मैच्योरेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन एरिया और कोशिका विभाजन। ये 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्रों के माध्यम से जड़ का वृद्धि और विकास होता है। ये है मूल रोम, और मूल रोमों की उत्पत्ति है वो होती है बाह्य त्वचा से, जिसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के द्वारा मूल रोम की उत्पत्ति होती है। मूल रोम जल खनिज लवणों के अवशोषण में और सुरक्षा प्रदान करने का काम है। ये है मूल गोप, या इसको कहते हैं रूट कैप। कैप का मतलब होती है टोपी। और मूल गोप रूट कॉप के समीपस्थ पाया जाता है शीर्ष विभज्योतर, और ये शीर्ष विभज्योतर रूट में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं RAM, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम। अपन जब तना की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे SAM, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। जड़ शीर्ष विभज्योतर, जड़ शीर्ष विभज्योतर, ये जड़ के टिप पोर्शन पर पाया जाता है। आपने प्याज की जड़ें देखी होगी, तो प्याज की जड़ें जब आप प्याज को उखाड़ते हैं जब भूमि के अंदर से, तो उनमें नीचे खूब सारी जो जड़ें होती हैं, तो उसका एक छोटा सा टिप पोर्शन जो पूरे पादप की जड़ की तुलना में एक अलग से पोर्शन दिखाई देता है सफेद कलर, वो है रूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट एपिकल मेरिस्टेम है और रूट कैप मूल गोप के द्वारा चारों ओर से आवरणित होता है। ताकि क्या होता है कि अब ये जड़ है, ये जड़ भूमि के अंदर धनात्मक गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, तो ये भूमि के अंदर इसकी पॉजिटिव वृद्धि होगी, जड़ भूमि के अंदर ही होगी, तो ये जड़ भूमि के अंदर लगातार धनात्मक वृद्धि करेगा। जैसे ही धनात्मक वृद्धि करेगा तो बीच में पाए जाते हैं मिट्टी के कण। इस मिट्टी के कणों के बीच में ये जड़ घुसती है, तो मिट्टी के कणों में घर्षण होता है, तो उस घर्षण से बचाए रखने में मूल रूप
इसको सुरक्षा उपलब्ध करवाता है, ताकि इसका श्रेष्ठ विद्युत मरे नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो, खत्म नहीं हो, ताकि ये जड़ मृदा से जल, खनिज लवण और आवश्यक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य कर सके। ये बात की मैंने मूल रोम, शीर्ष विद्युतक दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम और मूल गोप की, ये जल खनिज लवणों के अवशोषण में जिसकी उत्पत्ति एपिडर्म या बाएं त्वचा से होती है। दूसरा शीर्ष विद्युतक रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके माध्यम से इसमें कोशिका विभाजन के माध्यम से इसकी लंबाई धीरे धीरे भूमि की ओर धनात्मक होती है और इसके चारों ओर कैप पाई जाती है, जिसे कहते हैं मूल गोप, जो इस RAM की तुलना में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जो मिट्टी के कणों में होने वाले घर्षण से इसको सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। ये तो बात की इसकी। अब रूट के 3 भाग होते हैं, परिपक्वन भाग, दीर्घीकरण और कोशिका। ये मैच्योर भाग है। इलोंगेशन का मतलब होता है इसकी संख्या में, लंबाई में जड़ की ये क्षेत्र इतना लंबाई में वृद्धि करेगा। और ये कोशिका विभाजन, यहाँ पर श्रेष्ठ विद्युतक पाया जाए, इसी वाले भाग में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण ये जड़ धनात्मक रूप से भूमि के अंदर वृद्धि करती रहेगी, जिसके कारण इसकी लंबाई में, संख्या में बढ़ोतरी होगी। कोशिका विभाजन के बाद इलोंगेशन होगा, जिसके कारण लंबाई, जड़ की लंबाई और मोटाई बढ़ेगी, और जैसे जैसे लंबाई और मोटाई बढ़ेगी धीरे धीरे ये जड़ परिपक्व है वो हो जाती है। तो ये है जड़ की बाहरी संरचना। जड़ पौधों का वह भाग है जो धनात्मक गुरुत्वाकर्षी एवं धनात्मक जलानुवर्ती होता है, जबकि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती जड़ कहलाता है। ये भाग भ्रूण के मूलांकुर से बीज जोड़ को तोड़कर पतली श्वेत कोमल संरचना के रूप में बाहर निकलती है। आपने देखा होगा कि जब बीज अंकुरित होता है, ये बीज है, ठीक है, ये बीज है। बीज अंकुरित होता है, इसमें 2 भाग होता है, एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है परांकुर। तो बीज अंकुरण के समय मूलांकुर के परिविवर्तन से, बीज अंकुरण के समय मूलांकुर के विवर्धन से विकसित संरचना जड़ कहलाती है। बीज अंकुरण के परांकुर के विवर्धन से विकसित संरचना तना कहलाती है। तो बीज अंकुर होता है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक मूलांकुर, दूसरा परांकुर। मूलांकुर से मूल का निर्माण होगा, परांकुर से परो, तना या स्तंभ का निर्माण होगा। तो मूलांकुर से बीज जोड़ को तोड़कर पतली श्वेत कोमल संरचना के रूप में बाहर निकलती है, वृद्धि कर प्राथमिक जड़ को बनाती है, जिससे पार्श्व जड़ें निकलती हैं, जिन पर मूल रोम पतले एक कोशिक की संरचना में होते हैं, जो मृदा कणों के बीच में फैले रहते हैं। प्रथम मूल, पार्श्व मूल एवं मूल रोम मिलकर के मूल तंत्र या रूट सिस्टम को निर्मित करने का काम करते हैं। मूल के आगे वाले भाग पर एक टोपी सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। ये नीचे मूल का वर्धन प्रदेश माना जाता है, जो मूल के सिरे से कुछ सेंटीमीटर भाग में फैला रहता है। ये मूल का विवर्धन भाग 3 भागों में बटा होता है। पहला विद्युतकी क्षेत्र, दूसरा इलोंगेटेड या दीर्घीकरण क्षेत्र और थर्ड परिपक्वन क्षेत्र। पहला है विद्युतकी क्षेत्र। ये मूल के सिरे पर 1 ml या कुछ ml मिलीमीटर तक फैला है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी
एवं पतली होती हैं, जिनमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिकाओं का कार्य बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना होता है। इसके अतिरिक्त मूल गोप की नष्ट हुई कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना होता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मूल गोप से ढका है। सेकंड, दीर्घिकांत क्षेत्र विभज्योतक क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है, कुछ मिलीमीटर तक फैला रहता है। विभज्योतक क्षेत्र में बनी नई कोशिकाएं इस क्षेत्र में वर्धित होती है। लास्ट एंड थर्ड, परिपक्वन क्षेत्र, ये दीर्घिकांत क्षेत्र के ऊपर वाला भाग होता है। इस क्षेत्र में उपस्थित मूल रोम को देखकर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं परिपक्व होकर के विविध ऊतकों में विभेदित हो जाती है। मूल रोम मूल की 2 सेंटीमीटर परिधि में पाए जाने वाले मृदा कणों में फैला रहता है। ये था जड़ की रूट मॉर्फोलॉजी। कल डिस्कस करेंगे जड़ के प्रकार और जड़ के रूपांतर। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।